गुड बेटा इवनिंग क्या सर। पढ़ाया? लास्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ाया हमने? लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा गया? सर, मॉलस्क्स की दो क्लासेस पढ़ी थी, गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा। ओके, ठीक है। मतलब मोलस्क पढ़ लिया था ना पूरा? बेटा मोलस्क पूरा पढ़ लिया था तुमने? लास्ट क्लास यस पावर सर, हो गया है। प्रेजेंटेशन से हुई थी ना? बेटा लास्ट क्लास प्रेजेंटेशन से हुई थी। नो सर, बोर्ड पे ही करवाया था। मोलस्क का करा दिया ना मैंने इन शॉर्ट। ओके ठीक है, चलिए मोलस्क का हो गया ना। यस सर। तो आज एकाइनोडर्मेटा कराना ना आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट फाइलम की बात कर रहे हैं। बेटा फाइलम का नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। हाँ बेटा ध्यान से समझेगा बेटा। एकाइनो का मतलब क्या होता है? एकाइनो मतलब होता है पानी। बेटा डर्मा का मतलब क्या होता है? डर्मा होता है स्किन। तो ये स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आते हैं एकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इसमें मेनली स्टारफिश आएगी, ब्रिटल स्टार आएगा, सी कुकम्बर, एंटीडॉन, ये सब चीजें आएंगी। चलिए हम बात करते हैं। इसमें बेसिकली स्टारफिश आती है। हम स्टारफिश का डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से स्टारफिश है। ओके, तो स्टारफिश के अगर मैं एक आर्म की बात करूँ ना, एक आर्म को मैं ले लूं। आर्म इज आल्सो नोन एज द एम्ब्यूलैक्रा। तो आर्म या एम्ब्यूलैक्रा बोल सकते हैं इसको। तो इसमें ना स्पाइन्स होते हैं। ये क्या है? स्पाइन्स। ठीक है, और स्पाइन्स एग्जैक्टली स्पाइन्स है क्यों? स्पाइन्स के नीचे देयर इज स्मॉल स्मॉल बोन्स। कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर है, तो इनको बोलते हैं स्मॉल बोन्स यानी ऑस्टिकल्स। ऑस्टिकल का मतलब होता है स्मॉल बोन्स, जैसे ईयर ऑस्टिकल, हैमर, एनविल, स्टिरअप, है ना? उन्हें ईयर ऑस्टिकल्स बोलते हैं, स्मॉल बोन्स को ऑस्टिकल्स बोलते हैं। तो दीज आर दी ऑस्टिकल्स यानी स्मॉल बोन्स मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और ऐसे स्पाइक्स रहते हैं उसके स्टारफिश के आर्म में। चलिए और देखते हैं क्या है। तो hence the name echino, spiny skinned organism, echinodermata, ambulacra is nothing but the arm. आइए देखते हैं और क्या है स्टारफिश के अंदर। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा बेटा, इसको आप कोरल डिस्क बुलाएंगे। कोरल डिस्क क्यों बुलाते हैं इसको? क्योंकि इसके वेंट्रल साइड पे, मतलब लोअर नीचे, मतलब मान लीजिए स्टारफिश है तो नीचे वेंट्रल साइड पे माउथ रहता है। और इसके डॉर्सल साइड पे, कौन साइड पे? डॉर्सल साइड पे एएस रहता है। तो वेंट्रल साइड पे माउथ रहता है, डॉर्सल साइड पे एनस रहता है। ठीक है, क्लियर है? कोई आ रही बात समझ? तो ये इसलिए ये ओरल डिस्क है। ठीक है, मतलब अगर ये स्टारफिश है तो ऊपर की तरफ इसका एनस होगा, नीचे की तरफ इसका क्या होगा? माउथ होगा।
ठीक है, ओके। तो ये ओरल डिस्क हो गया, तो ओरल डिस्क है और ये 5 आर्म्स है, और हम चाहे तो स्टारफिश को ऑफ कोर्स इट इज रेडियली सिमेट्रिकल, कहीं से भी टुकड़ों में बांट सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इसे दो नहीं, चाहे तो बराबर बराबर 5 टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना, 5 बराबर बराबर टुकड़े बन सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि स्टारफिश की सिमेट्री रेडियल तो होती होती है, रेडियल के साथ साथ इट इज ऑल्सो पेंटामेरस। पेंटामेरस बोले तो पेंटामेरस मतलब कि बराबर बराबर 5 टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम दी पेंटामेरस सिमेट्री। तो सिमेट्री इज पेंटामेरस सिमेट्री, ठीक है। ऑल्सो रेडियल सिमेट्री। बेसिक पॉइंट्स क्या होगा, दैट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड दैट सीलोवेज, ठीक है, एंड रेडियल सिमेट्री। अच्छा, एडल्ट है ना ये स्टारफिश, इसलिए इसकी रेडियल सिमेट्री है। अगर लार्वा की बात करेंगे, इसके लार्वा की बात करेंगे, तो पहले ही बताया मैंने इसके लार्वा की सिमेट्री कैसे होती है। लार्वा इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, तो लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन स्टारफिश अपने आप में रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्योंकि लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल है और इवॉल्व भी बायलेटरली ही हुए थे, इसलिए दे बिलोंग टू ग्रुप बायलेट्रिया ओनली। तो ये बायलेटरल ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। चलिए आगे और बात कर। तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्टारफिश के बारे में बतानी है कि एकानोडर्मेटा के बारे में बतानी है कि इनके अंदर जो बेसिक सारे फंक्शंस हो रहे हैं वो कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको स्टारफिश में हम बोलते हैं दी वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो आइए वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, तो मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं स्टारफिश। तो स्टारफिश के अंदर ना ऐसे एक केनाल होता है, उसे बोलते हैं रिंग केनाल। वो चारों डायरेक्शन, चारों आर्म्स में फिर एक ट्यूब जा रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियल केनाल। और फिर कुछ कैनाल साइड्स में जा रहे होते हैं, उसे बोलते हैं द लेटरल कैनाल। और इन सभी कैनाल्स के अंदर वाटर आता है फ्रॉम अबव ए स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मेट्रोपोराइट। तो इस तरीके से पूरे स्टारफिश में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पानी घूमता रहता है और चीजों को मूव करवाता है, चीजों को घुमाता है। यानी सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, द वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। आइए मैं आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में डायग्राम बना के बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज वाटर वास्कुलर सिस्टम। पे अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये 5 पेंटामेरस स्ट्रक्चर बन गया, और ये कैनाल है बेटा द रिंग कैनाल। ओके, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दिस नोन एज रिंग कैनाल। फिर ये पांचों आर्म्स में जा रहा है। ओके, पांचों आर्म्स में चला गया, वहां से फिर ये साइड्स में जा रहा है। मैं एक ही जगह बना रहा हूं, सब जगह ऐसे ही रहेगा। एक आध जगह और बनाया था मैं आपको समझाने के लिए, सब में सेम रहेगा, मैं बार बार हर एक में नहीं बनाऊंगा। ओके, समथिंग लाइक दैट। एंड फाइनली यहां पर रहेगा इनका सकर्स, कुछ इस तरीके से।
Okay, something like that. Okay, something like that. Surface. Okay, और ये एंट्री कहीं से हो रही है, तो ये यहां से। ऐसे एक स्ट्रक्चर कट लगे हुए। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अटेंशन, जैसे ये रिंग कैनाल था, रिंग हो गई। जैसे आर्म्स में एक एक लाइन जा रही थी, ये रेडियल कैनाल हो गया, है ना। और ये लेटरल कैनाल हो गए, जो हर जगह मैंने ये साइड वाले बना रखे। ये देखिए साइड, तो इस तरीके से रहता। अब देखिए मैं कोई लेबलिंग करूंगा। ओके, शुरुआत होती है यहाँ से, दिस इज ओपनिंग, जिसको बोलते हैं हम ओपनिंग, इसको बुलाते हैं मेड्रेपोराई। Then there is a canal known as stone canal. ठीक है, there is this one, this is known as ring canal. ring canal, ये रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल, और ये वाले साइड वाले लेटरल कैनाल, and finally we have the podium. पोडियम का डायग्राम बनाए तो पोडियम कुछ ऐसा होता है ना, ये इसका सर्कल और ये पोडियम। ओके, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम में होता क्या है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम में मेट्रोपोराइट यानी ऊपर से पानी एंटर करता है, पानी एंटर किया मेट्रोपोराइट में, वहां से स्टोन कैनाल से होता हुआ, स्टोन कैनाल से होता हुआ कौन से कैनाल में आ जाएगा? द रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल के अंदर पानी घूमेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह, और फिर एक एक आर्म में चला जाएगा बाय रेडियल कैनाल। तो एक एक आर्म में चला गया, फिर साइड में जाएगा, है ना, साइड में चला गया, देखिए पोडियम में चला गया, और पोडियम से बाहर चला गया, तो पोडियम से पानी बाहर चला गया। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, पूरा ये जो ऑर्डर है, कैनाल बाय कैनाल, पहले मेट्रोपोराइट, फिर स्टोन कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर लेटरल कैनाल, और फिर पोडियम या सर्कल। ये पूरा सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है, इसको बुलाते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम, द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, क्लियर? नाउ अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि क्या क्या फंक्शन कर रहा है। फंक्शंस में मैं लिख देता हूं, समझा दूंगा। लोकोमोशन, सर्कुलेशन, respiration, excretion, capture of prey, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम की वजह से होते हैं। कैसे, मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। पहले बात करते हैं लोकोमोशन की। देखिए स्टारफिश का मान लीजिए आर्म है, आर्म के साइड से पोडिया निकल रहे हैं, है ना, पोडिया है,
पोडिया से साइड में। अब पोडिया से जब पानी बाहर निकलेगा तो एक सक्शन फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से स्टारफिश जमीन पे अटैच हो जाती है। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस, अटैच। तो कभी अटैच, कभी डिटैच, कभी अटैच, कभी डिटैच, कभी अटैच, कभी डिटैच, कभी अटैच, ऐसे ऐसे करते करते स्टारफिश चलती है, कभी अटैच, कभी डिटैच, कभी अटैच, कभी डिटैच। तो पानी आता है, पानी जाता है, पानी आता है, पानी जाता है, इस तरीके के मूवमेंट की वजह से स्टारफिश अपना लोकोमोशन कर पाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब देखिए, क्योंकि ये जमीन से अटैच डिटैच होने में बात कर रहा है, जब स्टारफिश को किसी को खाना होता है तो स्टारफिश उसके ऊपर अटैच हो जाती है, जिसको जिसको खाना है उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच हो जाती है। तो प्रे हिल नहीं पाता, इसको बोलते हैं कैप्चर ऑफ प्रे। और स्टारफिश का मुंह कहाँ है? स्टारफिश का मुंह तो नीचे है। तो अपने मुंह से पहले अटैच हो गई, अपने मुंह से वो जो प्रे है उसको डिग्रेड किया, सारे न्यूट्रिएंट्स खा लिए उसके। इस तरीके से वो फीड करती है। और माउथ है, एनस है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम कैप्चर ऑफ प्रे में भी हेल्प करता है। ठीक है सर, सर्कुलेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इसका स्टारफिश का सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊं, मान लीजिए स्टारफिश है, तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पे एक रिंग होती है, इस रिंग को बोलते हैं ह्यूमन रिंग। इस ह्यूमन रिंग में ब्लड फ्लो करता है, ब्लड खुला खुला पूरी बॉडी में घूमता है। ऐसे इसके ऐसे तरीके से ऐसे ब्रांचेस होती है। ठीक है, और ब्लड पूरी बॉडी में खुला खुला घूमता है। इस तरीके से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, तो ब्लड रेड नहीं होता। तो ब्लड में देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ब्लड रेड नहीं है और खुला खुला घूम रहा है, ऊपर भी घूम रहा है। हार्ट भी एब्सेंट है, हार्ट भी क्या एब्सेंट। इसलिए हम कभी कभार ये बोल देते हैं कि अकायनोडर्मेटा में प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। इसके अंदर मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर ही है, वो पानी है, और वो पानी वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से घूम रहा है। एंड जो ब्लड भी अगर घूम रहा है जो वो बिना रेस्पिरेटरी पिगमेंट के है, तो जो ब्लड भी अगर घूम रहा है, हार्ट भी नहीं है, तो उसे पंप कौन कर रहा है? यही पानी का जो मूवमेंट है ना, उसी की फोर्स की वजह से उसका ब्लड भी बॉडी में घूम पा रहा है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये सर्कुलेशन में भी मदद करता है। तो पानी सर्कुलेट करा रहा है पूरा, प्लस ब्लड को भी घुमाने में फोर्स जो दे रहा है वो यही दे रहा है। तो सर्कुलेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर वास्कुलर सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा, अगला है रेस्पिरेशन। जब ये पानी बाहर जाता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट, है ना, पानी आता है तो बहुत सारी ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है ना। और क्योंकि ये पोडियम की वॉल्स बड़ी पतली होती है, तो इस वॉल से भी एक्सचेंज ऑफ एयर हो जाता है। जैसे CO2 बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, और जो पानी आता है वो ऑक्सीजन लेके आता है एक तरीके से। तो रेस्पिरेशन में भी मदद करता है कौन? वाटर वास्कुलर सिस्टम। एंड क्योंकि बॉल्स पतली, क्योंकि पानी जब बाहर जाता है तो अपने साथ बहुत सारा नाइट्रोजनस गैस भी ले जाता है। ठीक है ना। इवन पोडियम से भी बहुत सारा अमोनियम आयंस बाहर निकल जाते हैं। तो कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, बस पोडियम से और वाटर वास्कुलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन हो रहा है अमोनियम आयंस का। तो एक्सक्रीशन में भी ये काम कर रहा है। तो इसलिए वाटर वास्कुलर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में उसका डायग्राम नहीं दिया है, हाँ जिक्र जरूर किया है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन द एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्लियर। आखिरी में हमारे पास दो चीजें रहेगी। सॉरी, ओके। आखिरी में हमारे पास दो चीजें रह गई हैं। एक रह गया है द नर्वस सिस्टम, और बेटा दूसरा रह गया है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको यहाँ का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना विल बी मूविंग टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। सर हमने बोला कि सेंट्रल में ये रिंग कैनाल मतलब जो ये कैनाल सिस्टम है ये प्रेजेंट है। तो सर जो हीमल रिंग है ये क्या इसके मतलब अंदर ही प्रेजेंट है?
बेटा नीचे की तरफ स्पेस काफी रहता है ना, नीचे की तरफ, ऊपर नीचे चीज हो सकती है ना। ओके सर। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? चलिए इसको नोट कर लीजिए, 10 मिनट में वापस आगे घंटे शुरू करें। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम नर्वस सिस्टम की। तो आगे हम बात करेंगे दी नर्वस सिस्टम की और दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो नर्वस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। स्टारफिश की बात करें तो अगर नर्वस सिस्टम की इसकी बात करें, पे अटेंशन, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। तो बीच में देयर इज समथिंग नोन एज नर्व रिंग। और आप फिर कहेंगे कि बीच में कहा तो बहुत सारा स्पेस है ना। देन वी हैव रेडियल नर्व कॉर्ड्स। रेडियल नर्व कॉर्ड, रेडियल नर्व, और यहां से डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स जा रहे हैं पूरी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन पहुंचाते हुए। तो एक वेल डिफाइंड प्रॉपर नर्वस सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम कि देयर इज अ नर्व रिंग इन सेंटर एंड देयर इज अ रेडियल नर्व कॉर्ड इन ऑल दी आर्म्स। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन they are dioecious with external fertilization, external and cross fertilization. कैसे? एक स्टारफिश इधर से स्पर्म देती है, एक स्टारफिश ऊपर से ऐसे एग्स देती है। तो एग जो स्पर्म ऐसे पानी में फर्टिलाइज होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डायोसिस एंड इनडायरेक्ट वन। अब क्या जानते हैं लार्वा के बारे में? लार्वा कैसा है? बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा, बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा। तो लार्वा इज प्रेजेंट व्हिच इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये पता आपको पहले से ही। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं? यस, दे आल्सो शो रीजनरेशन, दे आल्सो शो रीजनरेशन। अगर स्टारफिश का एक आर्म कट जाए, ठीक है, तो फिर उस आर्म से पूरी की पूरी स्टारफिश बन सकती है अगर थोड़ा सा भी एम्बुलाकर का, थोड़ा सा सॉरी सेंट्रल डिस्क का पार्ट है तो। मतलब देखिए स्टारफिश क्या है ना, समझिए एक आर्म और छोटे, देखो स्टारफिश एक्चुअली पता है क्या है, समझने वाला आपको। स्टारफिश है एक आर्म, छोटी सी ओरल डिस्क इतना, और इसकी 5 बार 4 बार फोटोकॉपी कर दो। 4 बार क्या कर दो? फोटोकॉपी। 2, 3, 4, 5। तो ऐसा कुछ है। तो अगर आपके पास एक भी पार्ट रहेगा ना, एक सिंगल पार्ट भी अगर आपके पास रहता है, तो आप उससे बाकी 4 पार्ट बना के पूरा स्टाफ बना सकते
और स्टारफिश का अगर एक आर्म टूट गया तो वो एक आर्म पूरा रिजनरेट कर जाए। तो स्टारफिश शोज रिजनरेशन, ठीक है। एंड दैट इज द एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे ही दी है। अच्छा, लास्ट में रह गए हैं एग्जांपल्स, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम ये बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक तो स्टारफिश बनी है ऐसे करके, और एक डायग्राम बना है ऑफायूरा बना है, दैट इज अ ब्रिटल स्टार। कुछ ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है, तो पहचान लीजिएगा ये स्टारफिश है, वो ऑफायूरा द ब्रिटल स्टार है। एनसीईआरटी देखेगा, एग्जांपल याद कर लीजिएगा। एंटीडॉन सीडीवी दिया है, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर दिया है, और ऑफ कोर्स ये क्या नाम है इसका, एकाइनस द सी अर्चिन दिया है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एग्जांपल्स एनसीईआरटी से याद कर लें, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे एकाइनोडर्मेटा एज अ फाइलम खत्म हो गया है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर सर जो स्टारफिश का हैंड कटेगा उसकी जगह एक, हाँ जी। जैसे हाँ हमने उसका एक हैंड कटा हुआ है तो उसकी जगह पे नया ग्रो कर जाएगा। हाँ, हैंड नहीं, आर्म, और आर्म भी नहीं, एम्ब्यूलैक्रा। चलिए आगे बात करें। सर ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनके साइंटिफिक नेम्स भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके सर। चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं। अगला फाइल हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है, दी हमारी कॉर्डेटा, द लास्ट फाइल अंडर दी कॉर्डेटा।
ओके, पे अटेंशन। ये डायग्राम आपके सामने बनाया गया है, दैट इज बालानोग्लॉसस, belongs to a very important group, the हेमाइकॉरिडा। हेमाइकॉरिडा को हेमाइकॉरिडा हम इसलिए बुलाते हैं बिकॉज इसके आधे फीचर्स कॉर्डेट से मिलते हैं और आधे मिलते हैं नॉन कॉर्डेट। तो इंटरमीडिएट फीचर्स हुए, तो नाम क्या आ गया, हेमाइकॉरिडा। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि इट इज लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड द कॉर्डेट्स। अब इसके बेसिक फीचर्स बहुत सिंपल है। पहले तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जस्ट लाइक एकाइनोडर्मेटा एंड टीनोफोरा, है ना। उन सब की तरह ये भी एक्सक्लूसिवली मैराइन है, मतलब फ्रेश वाटर फॉर्म्स हमारे पास नहीं है हेमाइकॉर्डिडा की, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मराइन वाटर फॉर्म्स ही अवेलेबल। अच्छा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोमेट है, ठीक है, और बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये फीचर्स हो गए हेमाइकॉर्डिडा। अब जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने बना है दैट इज बालानोग्लॉसस द टंग वर्म, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका ये पार्ट टंग जैसा या एक नट होता है, एक कॉर्न नट, ठीक है ना, या तो उसके जैसा नजर आता है, तो एकॉर्न वर्म या टंग वर्म बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, हेमाइकॉरिड्स की एक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इनकी जो बॉडी है दैट इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस 1, मिडल कॉलर, कॉलर 2, और एक लंबी सी ट्रंक। थ्री पार्ट्स, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड दी ट्रंक। तो ये बात आप याद रखेंगे इनके इंपॉर्टेंस की। द बॉडी डिविजिबल इनटू थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ना जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर इज अ माउथ, देयर इज एन एनस, सो दे हैव complete digestive system, they have complete digestive system। और आपको जान के खुशी होगी, पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया है कि they are deuterostomach। देखिए क्या ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्यूटरोस्टोमिक है? नहीं। आपको मैं बताना भूल गया, याद रखिएगा कि एकाइनोडर्मेटा आर आल्सो ड्यूटरोस्टोमिक। तो पहले ऑर्गेनिजम्स टू बी ड्यूटरोस्टोमिक इज एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमाइकॉर्डिडा। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ब्लास्टोपोर जो होता है, जो ओपनिंग होती है गैस्ट्रोरा की, एलिमेंट्री कैनाल की, उससे माउथ बन सकता है या एनस बन सकता है। अगर माउथ बनता है तो एनस बाद में बनता है, माउथ पहले बन जाता है, तो हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमा, माउथ फर्स्ट। और अगर ब्लास्टोपोर से एनस बन जाता है तो माउथ बाद में बनता है, तो माउथ लेटर यानी ड्यूट्रोस्टोमा। तो बताया था कि नॉर्मली नॉन कॉर्डेट्स प्रोटोस्टोमिक होते हैं, जिनके पास भी ये डायजेस्टिव सिस्टम रहता है, मोस्टली प्रोटोस्टोमिक रहते हैं, लेकिन एकाइनोडर्मेटा से ड्यूट्रोस्टोम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एकाइनोडर्मेटा ड्यूट्रोस्टोमिक था, तो हेमाइकॉर्डिडा भी कैसा हो जाएगा, ड्यूट्रोस्टोमिक, ठीक है। तो देयर इज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ एंड एनस, और माउथ बना है किससे, सॉरी, एनस बना है किससे, ब्लास्टोपोर से, ठीक है। ओके, देन रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके पास गिल्स रहते हैं, देखिए यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, ये हिपैटोजेनिटल रीजन नहीं है, हिपैटो कट कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में ब्रैकियोजेनिटल रीजन। ब्रैकियोजेनिटल रीजन से बीच वाले हिस्से को बोल रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या किया गया, ये ऐसे कैंची से कट लगाया गया स्किन को, और इसको ऐसे खोल के ऐसे दिखाया गया स्किन को। तो ये डिजाइन नहीं है इसकी डायग्राम में, ये स्किन को काट के अंदर से कैसे दिख रहा है वो दिखाया गया, ठीक है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ब्राकी, ब्राकी का मतलब यहाँ पे गिल्स है, और जेनिटल मतलब यहाँ पे क्या है, गोनाड्स है। इस बार रीजन में बहुत सारे गोनाड्स नजर आते हैं। गोनाड्स टेस्टिस भी हो सकते हैं, ओवरीज भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं।
कुछ हेमाइकॉर्डिटा मोनोशियस होते हैं, कुछ हेमाइकॉर्डिटा डायोशियस होते हैं। तो ये मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। अगर मोनोशियस होंगे तो टेस्टिस ओवरीज दोनों देखेंगे, डायोशियस होंगे तो या तो टेस्टिस दिखेंगे या ओवरीज दिखेंगे, या जो भी दिखे गोनाड्स दिखेंगे एंड रेस्पिरेटरी गिल्स दिखेंगे। तो मतलब रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या है, गिल्स है। ठीक है ना। चलिए सर्कुलेशन की बात करते हैं। सर्कुलेशन में दे हैव हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट एंड दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमाइकार्डिटा, इन सबके पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है। तो हार्ट प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ये ग्लैंड है जिसको हम ग्लोमेरुलस या प्रोबोसिस ग्लैंड बुलाते हैं। ये ब्लड से सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीटरी पोर जो कि प्रोबोसिस में है, इसको प्रोबोसिस पोर बोल सकते हैं। क्योंकि ग्लैंड ही प्रोबोसिस में है इसलिए से प्रोबोसिस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए देयर इज प्रोबोसिस ग्लैंड, और मेनली पानी में रह रहा है तो अमोनोटेलिक इसका एक्सक्रीशन है, अमोनियम आयन चाहिए रिलीज करे। ठीक है। ओके। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल रहता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहता है। डायरेक्ट मीन इज इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैन बी मोनोशियस, कैन बी डायोशियस। ये इनके बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी। ठीक है। एक आखिरी चीज रह गई नर्वस सिस्टम, वो मैं फटाफट से साइड में बना के बता देता और फिर खत्म हो जाएगा। ये वाला फाइल अभी बहुत ही छोटा सा फाइल है, आपको बेसिकली याद करना है बस। मैं थोड़ा सा जगह लेके अलग से मैं यहाँ बना इतना हिस्सा थोड़ा साइड में डाला। नर्वस सिस्टम इनका बहुत ही सिंपल है। ठीक है। इनके पास एक नर्व रिंग रहती है, और फिर काफी नर्व कॉर्ड्स हैं। लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं, वेंट्रल है, इवन डॉर्सल है ना। तो दैट डिफरेंट डिफरेंट नर्व कॉर्ड्स एंड देयर इज अ नर्व रिंग। और जो नर्व कॉर्ड होती है उन्हें बोलते हैं इंट्रा एपिडर्मल। मतलब ये जो इसकी स्किन रहती है ना, स्किन, इसके अंदर की जो स्किन रहती है उसमें ये जो नर्व कॉर्ड है वो क्या रहती है, एम्बेडेड रहती है। ठीक है ना। तो स्किन के अंदर ये एम्बेडेड रहती है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं इंट्रा एपिडर्मल नर्व कॉर्ड। मतलब एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम रहता है हमारे कॉर्डेट्स के बारे में। अब एक आखिरी पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है हमारे कॉर्डेट्स के बारे में जानना, वो यहाँ साइड में बता रहा हूँ। इनके पास रूफ ऑफ बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी के रूफ से, मतलब बक्कल कैविटी है ना, उसके ऊपर की तरफ से, नॉट नीचे की तरफ, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी से एक एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर निकलता है और उसको बुलाते हैं बक्कल डाइवर्टिकुलम। और क्योंकि ये बक्कल कैविटी से निकल रहा है तो इसको हम स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि काफी सालों तक, बहुत पहले, हम हेमाइकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स में कंसीडर करते थे। क्यों? साइंटिस्ट को लगता था कि छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में रेमिनेंट नोटोकॉर्ड है। तो साइंटिस्ट को लगता था कि ये इसके पास नोटोकॉर्ड है और ये एक कॉर्डेट है। बाद में एहसास हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड नहीं है, ये तो बस एक माउथ का छोटा सा एक्सटेंशन है। ठीक है। तो पहले ये कॉर्डेट्स में रखा जाता था, अभी ऑफ कोर्स ये नॉन कॉर्डेट्स में है। और ऑफ कोर्स आखिरी फाइलम है और लिंक है बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड दी कॉर्डेट्स। बहुत सिंपल सवाल है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। क्या याद रखना आपने? इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन अर्थवर्म। जैसा ही ऑर्गेनिज्म होता है, पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर जो मिट्टी रहती है उसके अंदर बरो बना के रहता है, जस्ट लाइक अर्थवर्म। बस सेप्टा नहीं होता है ऐसा, वरना अगर इसको ऐसे रखेंगे सामने तो पता ही चलेगा कि अर्थवर्म है
बनाने प्रोसेस है, इतना रिजेम्बलेंस होता है इसका, ठीक है। और एनालिट से इसका रिलेशन भी है, इवोल्यूशनरी रिश्ता भी है, दूर का है लेकिन है, ठीक है। तो बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिपल तो पता ही है आपको। बॉडी डिविजिबल इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबॉसिस ग्लैंड, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ड्यूट्रोस्टोमिक, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप, रिप्रोडक्शन में मोनोशियस डायोशियस दोनों, फर्टिलाइजेशन क्रॉस एक्सटर्नल, है ना। और दैट्स इट, इतना ही है, थोड़ा एक दो बार रिवाइज करेंगे आपको आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द हेमाइकोइडा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो फिर आगे बढ़ते हैं, हेमाइकोइडा के बाद कॉर्डेट्स की बात करते हैं। कॉर्डेटा इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, एक डायग्राम बना रहा हूँ।
ओके, ध्यान समझेगा, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें, तो बहुत टफ चीजें नहीं है। ये डायग्राम बेसिक बॉडी प्लान ऑफ कॉर्डेट्स है, मतलब कि जो भी कॉर्डेट्स रहेंगे उसमें ये कुछ फीचर्स हैं जो हमेशा रहेंगे, और इन फीचर्स के बेसिस पे आप कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये 4 फीचर्स है जिसके बेसिस पे आप इन कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फीचर्स हैं क्या क्या। सबसे पहले ये कॉर्डेट है, ये बात ये तय करेगी, वो बात तय करेगी कि नोटोकॉर्ड है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो गया, नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड है, ये प्रेजेंट है, जो दिखा रहा है कि ये कॉर्डेट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड है, और नर्व कॉर्ड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो देखिए नर्व कॉर्ड आपने नॉन कॉर्डेट्स में भी देखी है, कई जगह आई है, कभी डबल वेंट्रल, कभी लेटरल, कभी कभी शायद एक आध केस में डॉर्सल भी। लेकिन वो हमेशा कैसी रही है बेटा, हमेशा वो सॉलिड रही है। यहाँ पे पहली बार आप क्या देख रहे हो, एक हॉलो नर्व कॉर्ड। तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ये कॉर्डेट की प्रॉपर्टी है, और जनरली वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड ये नॉन कॉर्डेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। हॉलो मतलब बीच में कैविटी। फिर एक और फीचर जो आप कॉर्डेट का देखोगे कि एक पोस्ट एनल टेल है। देखिए टेल नॉन कॉर्डेट्स में भी होती है, ठीक है, लेकिन एनस के बाद एक एक्स्ट्रा टेल लाइक स्ट्रक्चर ये कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी है। ये लगभग हर एक सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है। फिर ये है गिल स्लिट्स। अब गिल स्लिट्स नॉन कॉर्डेट्स में भी होते हैं, लेकिन यहाँ खास क्या है, फैरिंजियल गिल स्लिट्स, मतलब फैरिंग्स वाले रीजन में गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, और ऐसे वैसे नहीं, पेयर्ड फैरिंजियल गिल स्लिट्स, मतलब जो गिल स्लिट्स हैं वो पेयर्ड है, पेयर में अकर कर रहे हैं, वो सिंगली अकर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, अगेन कॉर्डेट्स की। वेंट्रल मायोजेनिक हार्ट, नॉन कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो बेसिकली पहले तो न्यूरोजेनिक होता है, नॉट मायोजेनिक, इट इज अ न्यूरोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट जो है वो कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टी। फिर जो नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, जैसे आपने कॉकरोच का देखा था हार्ट डॉर्सल साइड में था, ठीक है ना। कॉर्डेट्स का हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड में होता है। आप अपना हाथ देख लीजिए, आगे वेंट्रल साइड में ही है, ठीक है, किसी का डॉग साइड में तो होगा नहीं, वेंट्रल में, ठीक है। तो एंड कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम जनरली कॉर्डेट्स के अंदर रहता है, माउथ एंड एनस रहता है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स, मोस्टली ऑल द कॉर्डेट्स। एक आध एक्सेप्शन हो तो वो कह सकते हैं एक आध फीचर एक्सेप्शन में चला जाए, ठीक है ना। बाकी दिस इज द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ। तो ये आप याद रखेंगे, सिर्फ इसी का डायग्राम नहीं, इनके कॉन्ट्रास्ट फीचर्स जो नॉन कॉर्डेट्स में है वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर आप नोटोकॉर्ड फिर से समझा दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। क्या समझा दूं? नोटोकॉर्ड वाला। बेटा नोटोकॉर्ड पहली क्लास में समझाई थी क्या होती है, फर्स्ट क्लास जब हुई थी। सर इसमें जो आपने मैंने तो बस बोला कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, यही बोला बस, और क्या बोला। नोटोकॉर्ड तो मैंने समझाया नहीं, मैंने तो बोला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, सब में होगी, ये बेसिक डिफाइनिंग फीचर है कि नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट है, ये तो होगी। बाकी एक आध का एक्सेप्शन हो जाए, इसका नहीं रहेगा। एनीबॉडी एल्स, एनी डाउट? चलिए, आपका डाउट नहीं है तो मैं, मेरा एक क्या डाउट है मैं पूछ सकता हूँ, कौन आंसर देगा मेरे डाउट के? भाई आपका डाउट नहीं है, मेरा डाउट तो हो सकता है, मेरे को एक डाउट है, कौन आंसर देगा मेरे डाउट का?
कोई तो वॉलंटियरिंग कर दो। मेरे यहाँ क्वेश्चन, मेरे डाउट्स का कोई आंसर नहीं देगा? सब लोग डाउट्स पूछने के लिए है, बस आंसर देने के लिए कोई नहीं। चलो मैं पूछ लेता हूँ फिर किसी से। हर्षिता प्रसाद। यस सर। बेटा एक बात बता, तू कॉरेट है? यस सर। डू यू हैव paired pharyngeal gill slits? नो सर। What about post anal tail? नो सर। Sure. श्योर सर। Anybody in the class having paired pharyngeal gill slits or post anal tail? Anybody in the class? किसी को, किसी के गिल स्लिट्स हो, गिल से रेस्पायर करता हो, या कभी कभी पूंछ हिलाता हो? Anybody? Okay. My next question. Anybody in the class who is not a caudate? So how is it possible that you are a caudate but still lacking the post anal tail as well as gill slits? सब बेसिक फीचर्स नोटोकॉड ही होता है ना। नहीं, ये बेसिक बॉडी प्लान है कॉडेट का। कॉडेट्स हैव टू फॉलो इट। एक आध एक्सेप्शन हो गया, कोई नहीं, वो एक आध एक्सेप्शन है, बट ऐसे नहीं। ना पे अटेंशन, ध्यान से समझिएगा। ये जो बेसिक बॉडी प्लान बताया है, ये कभी ना कभी एग्जिबिट होना चाहिए। ये सारे फीचर्स जरूरी नहीं कि एक साथ आ रहे हो, कभी ना कभी लाइफ टाइम में फीचर्स एग्जिबिट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पोस्ट एनल टेल होती है, गिल स्लिट्स भी होते हैं जब आप एक एम्ब्रियो होते हैं। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपकी बॉडी में टेल भी बनती, वो डिसअपियर हो जाती है बाद में। गिल स्लिट्स भी बनते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं बाद में। तो ये सारे फीचर्स हमारी बॉडी में एग्जिबिट किए जाते हैं, और सभी कॉलेज में एग्जिबिट किए आते हैं ड्यूरिंग सम ऑफ द लाइफ टाइम। हाँ, फिश जैसे फिश हो गई, फिश में ये सारी चीजें, ये फिश जब दिख रहा है आपको एक तरीके से, तो फिश के अंदर से सारी चीजें जो है ये एडल्ट में भी नजर आ रही है, लेकिन हमारे अंदर एम्ब्रियो में भी, एम्ब्रियो में नजर आ रही है। तो मतलब हर कॉर्डेट ये फीचर एग्जिबिट करेगा। आ रही बात समझ में? इट्स नॉट लाइक कि एडल्ट में दिखे, कभी भी लाइफ टाइम में फीचर्स आएंगे, तो ऑफ कोर्स वो कॉर्डेट की ही क्या है, प्रॉपर्टी है। गॉट इट? चलिए इसको मिटा देते हैं। ओके, पे अटेंशन। ओके, ध्यान से समझिए। कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन बता रहे ना। कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, बहुत सिंपल है। कॉर्डेट्स को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। कॉर्डेट, ठीक है, एंड दी वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स वो है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रेट्स वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रेट है, जिनके पास नहीं है तो प्रोटोकॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड दोनों के पास,
तो जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिब्रेट्स, जिसमें नहीं होगी किसी वजह से दैट इज जस्ट प्रोटोकॉर्ड्स। एक और खास बात है, जितने वर्टिब्रेट्स है ना उनके पास ब्रेन बॉक्स भी है। क्रेनियम इज इक्वल टू ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्या होता है? आपके ब्रेन का बॉक्स, ब्रेन अंदर ऊपर बॉक्स है, स्कल, खोपड़ा, ठीक है ना। तो एक खोपड़ा ब्रेन बॉक्स जो है सबके पास है, वर्टिब्रेट्स के पास ही होता है क्रेनियम। तो इसको हम क्रैनियाटा भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्रैनियाटा। क्रैनियाटा एंड वर्टिब्रेटा एक ही बात है। इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं है तो इनको हम बुला लेते हैं विदाउट क्रेनिया, ए क्रैनियाटा, विदाउट क्रेनियम, ए क्रैनियाटा, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स में हमारे पास दो तरीके के ग्रुप्स हैं। एक है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेटा ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। और दूसरा है हमारे पास सेफालोकॉर्डेटा। ठीक है। वर्टिब्रेटा में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक जॉ वाला, एक विदाउट जॉ वाला। और एक विद जॉ वाला। अब जॉ तो आप जानते हैं, जबड़ा, ये जॉ। जॉ के लिए वर्ड यूज होता है गनाथा। गनाथ मतलब जॉ, और माउथ में जॉ है, माउथ के लिए वर्ड यूज होता है स्टोमा। तो गनाथोस्टोमा, जॉ इन माउथ, स्टोमा मतलब माउथ, तो दैट इज गनाथोस्टोमा। और जिनके पास जॉ नहीं है उनको सीधा बोलेंगे विदाउट जॉ, ए गनाथ। तो गनाथा एंड ए गनाथा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास विदाउट जॉ में एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म थे कि भाई उसको जॉ नहीं होता तो उनका माउथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है, सक्टोरियल हो जाता है ना। जैसे पाउट बनाते हैं वैसा माउथ हो जाता है, सक्टोरियल, राउंड सा माउथ, है ना। तो उसको बोलते हैं सर्कुलर यानी साइक्लो, गोल गोल, माउथ यानी स्टोमा, साइक्लो स्टोमा, सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोमा। और जिनके पास जॉ है अब उनको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले देखा कि वर्टिकल कॉलम है या नहीं है, तो वर्टिब्रेटा। जॉ है या नहीं है, ग्नाथोस्टोमा। फिर चेक करेंगे लिम्स है या नहीं। लिम्स मतलब फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। पैर, कितने पैर? चार पैर है तो टेट्रापोडा, चार पैर नहीं है फिन्स है तो फिशेस यानी पाइसेस। तो दो ग्रुप में बांट देते हैं, एक पाइसेस, अगर चार पैर नहीं है तो, और चार पैर है तो टेट्रा, चार पोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास पाइसेस। अब पाइसेस भी आपको दो तरीके के मिलेंगे, फिश आपको दो तरीके की मिलेंगी, पाइसेनी फिश ये आपको दो तरीके की मिलेंगी, एक कार्टिलेजिनस और एक बोनी। और कार्टिलेजिनस फिश के लिए साइंटिफिक वर्ड है कॉन्ड्रिक्थीज। देखिए इक्थीज मतलब फिश होता है, इक्थीज मतलब क्या होता है? फिश। और कॉन्ड्रा मतलब कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज फिश इज कॉन्ड्रिक्थीज।
ऑस्टी मतलब बोन होता है, ऑस्टी मतलब क्या होता है, बोन, ऑस्टी हील्स, ऑस्टी मतलब बोन और हील्स मतलब अगेन फिश, ऑस्टिक हील्स। आई सपोज अब नजर आ रहा होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, अब टेट्रापोडा जिनके पास चार पैर है उसमें चार तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। आप जानते हैं एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स यानी बर्ड्स एंड क्लास मेमेलिया यानी mammals। तो याद रखिएगा कि पाइसेस सुपर क्लास है, टेट्रापोडा सुपर क्लास है। क्लास है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है एक क्लास फिश हो गई, एक एम्फीबिया, एक reptiles, एक ऐसा नहीं है। फिश के अंदर दो क्लासेस हैं, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, फिर एम्फीबिया क्लास है, रेप्टाइल क्लास है, एप्स क्लास है और मैमेलिया क्लास है। मतलब टैक्सोन, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसका लेवल जो कॉन्ट्रिक थीस का है वही एम्फीबिया का है, वही रेप्टाइल्स, वही एप्स, वही मैमल्स का है। पाइसेस का और टेट्रापोडा का टैक्सोन मैच करता है सुपर क्लास। तो ये दोनों सुपर क्लास है। तो फिश इज नॉट अ क्लास, फिश इज अ सुपर क्लास। Cartilaginous fish is a class. Bony fish is a class. Mammalia, reptiles, amphibians and birds is a class. ठीक है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गड़बड़ कर। तो आपको आई सपोज ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं आगे। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ेंगे, यूरोकॉरिडा, सिफेलोकॉरिडा। फिर हम आगे बात करेंगे साइक्लोस्टोमा की, ऐसे करते करते कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम बस पढ़ेंगे द डिफरेंसेस, द कंपैरिजन बिटवीन द यूरोकॉरिडा एंड द सिफेलोकॉरिडा। ठीक है, क्लियर? यूरोकॉरिडा सिफेलोकॉरिडा में एनसीईआरटी में सिर्फ एक दो तीन लाइन दे रखी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो आप जितना बता रहा हूं वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। जब परेशान होता ना, बेसिक बेसिक फीचर्स आपको फटाफट से क्लियर करा देता है। Pay attention. एक तरफ आपके पास यूरोकॉरिडा है, एक तरफ आपके पास सिफेलोकॉरिडा है।
सर बोर्ड को थोड़ा राइट साइड शिफ्ट कर दोगे? बेटा अभी कर दूंगा मैं, आपको दिख जाएगा पूरा, टेंशन मत लीजिए, मैं बना लूंगा, लिख लूंगा। और बोर्ड को नहीं, मैं कैमरा को शिफ्ट करूंगा। ठीक है, दिख रहा है अब? सॉरी सर, यस। ओके, तो टेंशन बेटा, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, यूरोकॉरिटा एंड सेफेलोकॉरिटा। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं। सभी चीजों के बारे में फोकस करके समझेंगे वन बाय वन। ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ चलते हैं। बेटा सबको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। देखिए बेटा, ये जो डायग्राम बनाया है, ये बनाया है एस्कीडिया का। यूरोकॉर्डा में एग्जांपल है एस्कीडिया, साल्पा, हार्डमैनिया। यूरोकॉर्डा की खास बात क्या है ना, कि इसके एडल्ट सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब जमीन से जुड़े रहते हैं, कि लोकोमोशन शो नहीं करते। अच्छा, ऐसा नहीं था कि लोकोमोशन शुरू से नहीं था। इनका जो लार्वा होता है वो काफी मोटाइल होता है, और लार्वा के ही पास टेल रहती है, और उसकी टेल में ही नोटोकॉर्ड रहती है। देखो बेटा, यूरो का मतलब ही टेल है, तो जो अपनी टेल की वजह से कॉर्डेट्स हैं, यूरो का मतलब क्या होता है बेटा? यूरो का मतलब होता है टेल। तो जो अपनी टेल की वजह से कॉर्डेट है, क्योंकि नोटोकॉर्ड कहाँ है? टेल में, किसके? लार्वा के। तो अपनी टेल की वजह से क्या हुआ है? कॉर्डेट में। भाई कॉर्डेट कौन है? जिसके पास नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड कहाँ है? टेल में। तो क्योंकि टेल की वजह से कॉर्डेट्स है, तो हम नाम क्या दे रहे हैं इसको? द यूरो कॉर्डेटा। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके। तो लेकिन क्या होता है, जब लार्वा एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस करता है, तो टेल लॉस्ट हो जाती है। टेल लॉस्ट हो जाती है, नोटोकॉर्ड भी लॉस्ट हो जाती है। तो नोटोकॉर्ड होती तो है, लेकिन लॉस्ट हो जाती है। तो क्योंकि नोटोकॉर्ड लॉस्ट हो गई, यानी डेवलपमेंट जो है ना, वो प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ रहे, बेटर नहीं हो रहे, बल्कि खराब हो रहे हैं डेवलपमेंट में।
क्योंकि लार्वा मोटाइल के साथ चलता फिरता भी था, एडल्ट सेसाइल हो गया, नोटोकॉट भी लॉस्ट हो गई। तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव के रिवर्स होती है। प्रोग्रेसिव मतलब इंप्रूव करना, उसका अपोजिट क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो यूरोकॉर्डेट्स में क्या रहता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस रहती है, मतलब टाइम के साथ आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप खराब हो रहे हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस बेटर भी खराब हो रहा है। प्लस इसकी बॉडी के ऊपर एक सेलुलोस सेलुलोस लाइक केमिकल रहता है, उसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। हेंस इनका नाम है ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेट एक ही बात है। कभी कभार इसको हम इसके अपने नाम यूरोकॉर्डेटा के बजाय ज्यादा प्रोमिनेंटली जानते हैं बाय द नेम ऑफ ट्यूनिकेटा। कोई बोले वो ट्यूनिकेटा तो याद रखिएगा कि वो यूरोकॉर्डेट की ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक, ओके। एक्सक्रीशन के लिए ये न्यूरल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ओपन होता है। दो हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ट्यूनिकेटा, हेमाइकोरिटा, एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इनके हो गए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये शायद मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया। आइए देखते हैं कि ये अपने दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेफेलोकॉर्डेटा से कैसे अलग है। जैसे कि नेम बता रहा है सेफेलोकॉर्डेटा मतलब हेड की वजह से कॉर्डेट। इनकी नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक होती है, ये नोटोकॉर्ड है, और ये कहाँ है, हेड टू टेल है। तो हेड से नोटोकॉर्ड शुरू हो गई, तो उसको हमने क्या बुलाया, कंट्रास्ट करने के लिए सेफेलोकॉर्डेट। ठीक है, अब इनकी नोटोकॉर्ड लार्वा में भी होती है, एडल्ट में भी होती है, कोई लॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं होती। तो इनकी नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट एंटायर लाइफ, वर्टिब्रेट कॉलम में भी नहीं बनती है ना। तो नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड ही रहती है और जाती भी नहीं है, तो इसलिए परसिस्टेंट थ्रू द लाइफ। ठीक, इनका एडल्ट लार्वा दोनों क्या रहता है, मोटाइल रहता है। ये सेसाइल नहीं, ये मोटाइल। इनका एक्सक्रीशन स्पेशल तरीके के फ्लेम सेल से रहता है, उनको बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। फ्लेम सेल्स आपको पता ही, प्लैटिनम एलिमेंट्स में पढ़े थे आप। तो वैसे ही फ्लेम सेल्स के मॉडिफाइड फॉर्म है द सोलेनोसाइट्स, ठीक है ना। और वैसे ही इनका क्या रहेगा, एक्सक्रीशन रहेगा, इनका न्यूरल ग्लैंड और इनका द सोलेनोसाइट्स। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हार्ट क्या है, एब्सेंट है। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन था और हार्ट क्या था, प्रेजेंट था। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है। मेन डिफरेंस यही है कि ये ससाइल है, मोटाइल नहीं है। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में है, यहाँ नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। और नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट फॉर द लाइफ है, हेड टू टेल, यही मेन डिफरेंस है। इसमें एक ही स्पीशीज है, एक ही एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च की कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज है। एम्फिऑक्सिस बहुत सारी रिसर्च होती है, तो एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट इसको बुलाते हैं, ठीक है। और यही है, इतना ही है यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के बारे में। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास के बारे में इतना ही है। यहाँ पे खत्म हो गई आपकी आज की क्लास। अगली बार पढ़ेंगे हम दी साइक्लोस्टोम्स। कोई डाउट किसी को? सर ट्यूनिसिन के बारे में बता दो एक बार। बेटा ट्यूनिसिन इज जस्ट लाइक सेलुलोस लाइक मटेरियल है। सेलुलोस तो है नहीं क्योंकि प्लांट में होता है, सेलुलोस जैसा है, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में, और इसकी बॉडी को कवर करता है। ओके सर, थैंक यू। एवरीबॉडी हैज एनी अदर डाउट? तो चलिए बेटा, फिर आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।